नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशन में सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी संदर्भ से कुछ अन्य प्रश्नों को देखेंगे। तो सेशन पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग सेशन में आगे बढ़ें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस पर जो भी वीडियोज़ अपडेट हों आपको वो वीडियोस मिल सकें और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं सेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न, जो कि आज के सेशन का पहला प्रश्न है और जो टॉपिक चल रहा है उसके क्रम में ये 16वां प्रश्न है। निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा। आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल। तो किसने कहा था सुभाष चंद्र बोस को देश नायक? तो सुभाष चंद्र को देश नायक कहने वाले और कोई नहीं है, बल्कि उन्होंने ही कहा था जिनको सुभाष चंद्र ने राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा ही सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जय हिंद किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो जो जय हिंद नारा है ये बहुत ही पॉपुलर है कि ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। जो आज़ाद हिंद फौज थी तो उस फौज में एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए जैसे नमस्कार करते हैं, तो इसकी जगह पर प्रयोग होता था जय हिंद का। और आज देखिए, आज लोग जब भी किसी राष्ट्रीय अवसर पर कोई ओकेज़न होता है, जब राष्ट्रीयता की बात होती है या आप फौज की बात देखें, तो जय हिंद को ही आज भी लोग स्वीकार करते हैं और जय हिंद कह करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया था? जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जापान जो है काफ़ी आगे आ गया था और काफ़ी अच्छी स्थिति में था जापान, और जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया था। और जीतने के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उसने दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस को। तो जब सुभाष चंद्र को ये सौंपे गए तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार के नाम बदल दिए। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा गया? तो निकोबार द्वीप जो था इसको नाम दिया गया था स्वराज। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अंडमान को क्या नाम दिया गया था? तो अंडमान को नाम दिया गया था शहीद। तो ये जो दो द्वीप जो कि जापान ने जीत कर सुभाष चंद्र बोस को दे दिए थे, उन दोनों का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार का नाम स्वराज और अंडमान का शहीद रखा था। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तारीख को मनाया गया। जब जापान ने सरेंडर कर दिया, तो जापान के सरेंडर करने के साथ ही आज़ाद हिंद फौज ने भी सरेंडर कर दिया। और जब सरेंडर कर दिया तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित जो भी लोग थे उन पर लाल किला में मुकदमा चलाया गया। तो इसको लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये मुकदमा चलाया गया तो सभी लोग इसके विरोध, जो भी भारतीय थे तो इसके विरोध में आ गए और आज़ाद हिंद फौज के जो भी बंदी थे उनके समर्थन में जगह जगह पर आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया। और ये जो आज़ाद हिंद फौज सप्ताह है 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तिथियों में मनाया गया। कहीं पर 1 से 7 तक मनाया गया, तो कहीं पर 2 से 8 तक। तो इसी क्रम में 1 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाए गए। और 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। तो आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर को मनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो भी आज़ाद हिंद फौज के कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। जैसे कि आप देखते हैं कर्नल प्रेम सहगल हैं और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे और मेजर शाहनवाज खान थे। इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो इनकी फांसी की सज़ा को ये लोग माफ़ कराना चाहते थे भारतीय। और अंततः लॉर्ड वेवेल ने अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके उनकी फांसी की सज़ा माफ़ भी कर दी थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 12 नवंबर 1945। लेकिन सभी संदर्भ आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज सप्ताह कब से कब तक मनाया गया, तो देश के विभिन्न
हिस्सों में 1 नवंबर से 11 नवंबर के बीच मनाया गया। और किस गवर्नर जनरल ने भारतीयों के मामले में वीटो पावर प्रयोग करके किसी को फांसी से मुक्त कराया हो, तो वो किस गवर्नर जनरल ने? लॉर्ड वेवेल ने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, आजाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? आपको भी बताया था कि कर्नल प्रेम सहगल थे, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों थे और मेजर शहनवाज खान थे। इन तीनों को दी गई थी फांसी की सजा, यानी कि मृत्युदंड दिया गया था। लेकिन एक सिपाही थे और वो सिपाही थे रशीद अली, जिनको 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। तो जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी उनकी सजा तो लॉर्ड वेवेल के प्रयास से माफ हो गई थी, लेकिन रशीद अली को 7 वर्ष की सजा दी गई थी, इन्हें पूरी सजा अपनी पूर्ण करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर किसे 7 वर्ष का कारावास दिया गया था? रशीद अली को दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किला मुकदमे का सामना नहीं किया? तो किस अधिकारी ने नहीं किया? गुरबख्श सिंह है, प्रेम सहगल है, मोहन सिंह है, शहनवाज खान है। तो आपको मालूम है कि गुरबख्श सिंह, प्रेम सहगल और शहनवाज खान, इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी लाल किला मुकदमे के तहत। जो बच गए वो कौन है? वो है मोहन सिंह। तो मोहन सिंह को ही लाल किला मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ा था, शेष तीनों को लाल किला मुकदमे का सामना करना पड़ा था और तीनों को फांसी की सजा दी गई थी, जो आगे चल करके वेवेल के प्रयासों से माफ हो गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? तो किसने अध्यक्षता की थी? जो पूरा एक गुट था, कई सारे वकील थे जो लाल किला मुकदमे में भारतीयों की तरफ से पैरवी कर रहे थे। तो जैसे आप देखते हैं कैलाश नाथ काटजू हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, अरुणा आसफ अली हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसने अध्यक्षता की थी? तो अध्यक्षता जो की थी वो की थी भूलाभाई देसाई ने। तो भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में ही आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति गठित हुई थी और ये वकीलों के जो भी वकील इसमें थे उनकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1945 की घटनाओं को छांटिए। अब यहाँ पर जो भी घटनाएं दी गई हैं इनमें आपको वर्ष 1945 की घटनाएं छांटनी हैं। इसका मतलब ये है कि सभी में आप जो भी ग्रुप देख रहे हैं तो 3-3 घटनाओं का ही ग्रुप बना है। इसका मतलब है इन 4 में से कोई 3 घटनाएं ऐसी हैं जो कि 1945 की हैं और एक घटना 1945 के वर्ष से संबंधित नहीं है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी घटनाएं 1945 की हैं। तो वेवेल योजना 1945 की है, बिल्कुल सही है। जब वेवेल योजना आई तो वेवेल योजना पर ही विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। वो सम्मेलन शिमला में आयोजित किया गया था, तो शिमला सम्मेलन भी 1945 की ही घटना है। नौसेना विद्रोह 1945 की घटना नहीं है, बल्कि ये घटना है 1946 की। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा ये भी 1945 की घटना है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4, 1, 2, 4 सी विकल्प में आ रहा है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस प्रश्न में जो सी विकल्प है 1, 2, 4 ये 1945 की घटनाएं हैं, जबकि नौसेना विद्रोह जो है ये 1946 की घटना है। तो सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो सुभाष चंद्र बोस CR दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। CR दास यानी वही CR दास जो जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को ही सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष भारत से पलायन किया? तो जो सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन हुआ था ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि सुभाष चंद्र को अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया गया था और घर से कहीं नहीं जा सकते थे, घर में ही रहते थे और बाकायदा नौकर चाकर सब रहते थे। और जो उनके नौकर थे वो वस्तुतः जासूस थे, जो कि जासूसी करते थे, जो ये जानना चाहते थे, हर बात की खबर वो पहुंचाते थे अंग्रेजों के पास कि ये क्या कर रहे हैं, किस गतिविधि में लेते हैं और कहीं बाहर निकल तो नहीं रहे। तो और ये बात सुभाष चंद्र भी जानते थे क्योंकि बहुत स्मार्ट व्यक्ति थे, एक ICS क्वालिफाई करने वाला व्यक्ति
सिर्फ 1 साल की तैयारी में आईसीएस क्लियर करने वाला व्यक्ति कोई असाधारण प्रतिभा का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे ये अपना रणनीति बनाते हैं और एक दिन अपने बिस्तर पे अपने तकिए वकिए बिछा करके ऊपर से चादर डाल करके चुपचाप निकल जाते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे कैसे इन्होंने पलायन किया, किस वर्ष पलायन किया, तो इन्होंने पलायन किया था वर्ष 1941 में। तो 1941 में इन्होंने यहाँ से पलायन किया। और इनका जो पलायन का क्रम है वो भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस क्रम में इनका पलायन हुआ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस क्रम में इन्होंने पलायन किया। तो जब सबसे पहले ये यहाँ से निकले हैं तो इन्होंने एक पठान का वेश धारण किया था, और जिस पठान का वेश धारण किया था उसका नाम रखा था जियाउद्दीन पठान। तो जियाउद्दीन पठान का वेश धारण करके ये सबसे पहले पहुँचते हैं पेशावर। अब आज अगर बात करें बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग, जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं, तो पाकिस्तान में है, तब भारत पाकिस्तान अलग तो था नहीं। तो सबसे पहले पहुँचते हैं पेशावर से ये अफगानिस्तान पहुँचते हैं काबुल, और वहाँ से अपने एक मित्र को लेते हैं और उनका मित्र का नाम होता है आबिद हुसैन। तो अपने मित्र आबिद हुसैन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि आबिद हुसैन के साथ ये लास्ट तक साथ में ही रहे हैं। आबिद हुसैन ने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा, यह साथ में ही सिंगापुर तक पहुँचे हैं। तो अफगानिस्तान पहुँचते हैं और अफगानिस्तान से ये रूस जाने का प्रयास करते हैं एक फर्जी आइडेंटिटी के साथ में। हालांकि रूस की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपसे प्रश्न ये जरूर पूछा जा सकता है कि रूस की सीमा में प्रवेश करने के लिए इन्होंने किस छद्म नाम का उपयोग किया था। तो जिस नाम से इन्होंने रूस की सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया था वो था अर्नेल्डो मोसेट्टा। तो अर्नेल्डो मोसेट्टा के नाम से इन्होंने रूस में घुसने का प्रयास किया था, लेकिन नहीं पहुंच पाए थे। और फिर वहाँ से जर्मनी जाते हैं और जर्मनी के बाद ये जापान पहुँचते हैं। तो ये इनका यात्रा का क्रम था। और इन्होंने यात्रा कब प्रारंभ की थी? 1941 में। और जापान कब पहुँचते हैं? 1943 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र ने किसका वेश धारण कर भारत से पलायन किया था? अब पिछले प्रश्न में ही इस पर चर्चा हो चुकी है, किसका वेश धारण करके भारत से पलायन किया था? तो जियाउद्दीन पठान का वेश धारण करके भारत से पलायन किया था। ऑर्लैंडो मोसेट्टा का कब धारण किया था? जब रूस की सीमा में प्रवेश किया। और आबिद इनके मित्र थे। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को अपना पहला संदेश दिया। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को अपना पहला संदेश कहाँ से दिया? सिंगापुर रेडियो से, टोक्यो रेडियो से, जर्मनी से, या फिर बैंकॉक से? तो कहाँ से दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो अपना पहला संदेश दिया था वो दिया था टोक्यो रेडियो से। और टोक्यो रेडियो से दिए गए अपने संदेश में इन्होंने कहा था कि जो देश की स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ हो गया है और राष्ट्रपिता, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। और यहीं से उन्होंने राष्ट्रपिता यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया। तो टोक्यो रेडियो से इन्होंने अपना पहला संदेश दिया था और इसी संदेश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। अब देखिए, मतभेद तो गांधी जी और सुभाष चंद्र में कई बार हुए। जैसे कि 1939 का जो आपका अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन, तो त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, जो कि गांधी जी समर्थित प्रत्याशी थे। और आगे चल करके कांग्रेस वर्किंग कमेटी से विवाद के चलते वो कांग्रेस छोड़ देते हैं। लेकिन वो गांधी जी के कार्य थे, कहीं एक ये होता है ना कि कुछ मतभेद हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको डिनाई नहीं करते थे। उससे वो कहीं इनको मालूम था कि भारत की जो जनता है, अधिकांश जनता गांधी जी से इन्फ्लुएंस है, गांधी जी के समर्थन में है। तो अगर गांधी जी चाहेंगे, अगर गांधी जी का समर्थन मिलता है तो कोई भी पूरी जनता का समर्थन उनको मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने संदेश में राष्ट्रपिता से समर्थन की और आशीर्वाद की उम्मीद की। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है बी, टोक्यो रेडियो से उन्होंने अपना पहला संदेश प्रसारित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने 3 ब्रिगेड बनाई थी जिनके नाम हैं। तो आपको प्रीवियस सेशन में चर्चा के दौरान बताया था कि सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई तो उसमें 3 ब्रिगेड थी और 1 रेजिमेंट बनाई थी। तो जो 3 ब्रिगेड थी वो एक तो स्वयं के नाम से बनाई थी, सुभाष ब्रिगेड, एक उनके नाम से बनाई थी जिन्हें उन्होंने राष्ट्रपिता कहा यानी कि गांधी जी, और तीसरी नेहरू के नाम से बनाई थी। तो
तो जो 3 ब्रिगेड बनाई थी वो थी सुभाष, गांधी और नेहरू। झांसी की रानी क्या था? तो झांसी की रानी थी रेजिमेंट। तो ये 3 ब्रिगेड और झांसी की रानी रेजिमेंट। तो 1 2 3 1 2 3 डी विकल्प में आ रहा है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए, उनकी तिथियां हैं। तो यहाँ पर तिथियां पूछी जा रही हैं, किन तिथियों में जापान पर परमाणु बम गिराए गए। 6 अगस्त और 9 अगस्त है, 9 अगस्त 14 अगस्त है, 6 अगस्त और 8 अगस्त है, उसमें से कोई नहीं। और ये सारी जो तिथियां हैं ये 1945 की हैं। तो जो दोनों बम गिराए गए थे वो गिराए गए थे 6 अगस्त पहला गिराया गया था और 9 अगस्त को दूसरा। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त यानी कि ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। जिस समय जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु हमला किया गया उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो आप देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? रूजवेल्ट थे। तो ये गलती अक्सर हो जाती है परीक्षार्थियों से परीक्षा हाल में कि रूजवेल्ट द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रपति थे अमेरिका के, लेकिन जिस समय परमाणु बम गिराया गया तो परमाणु बम गिराया गया था अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में सरकार बदल चुकी थी और जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। तो जिस समय परमाणु हमला होता है जापान पर उस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे ट्रूमैन। गलती से भी रूजवेल्ट को टिक मत करिएगा, आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ट्रूमैन ही इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर आकर के आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है या कोई ऐसा प्रश्न है जो आपके दिमाग में है और यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।